बरसात का मौसम था। असम की हरी भरी पहाड़ियों पर कोहरा छाया हुआ था। सड़कें फिसलन भरी थीं और जंगल की गहराई से अजीब सी आवाजें गूंज रही थीं। मयूर, एक युवा फोटोग्राफर, अपनी बाइक पर राष्ट्रीय राजमार्ग से हटकर एक छोटे से गांव की ओर जा रहा था। उसका नक्शा पुराना था और जीपीएस नेटवर्क भी जंगल की घनी छाया में काम नहीं कर रहा था। एक मोड़ पर खड़े एक बूढ़े आदमी को देखकर मयूर ने रुकने का फैसला किया। आदमी के चेहरे पर झुर्रियों का जाल था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। कहाँ जाना है बेटा? बूढ़े आदमी ने पूछा। उसकी आवाज कर्कश थी, मानो गले में रेत भर गई हो। मैं डोमझुरी गांव जा रहा हूं, मयूर ने जवाब दिया। क्या आप रास्ता बता सकते हैं? बूढ़े आदमी ने मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में कुछ खोखलापन था। डोमझुरी? वह एक छोटा सा गांव है, जंगल के बहुत अंदर। रास्ता मुश्किल है, खासकर इस मौसम में। चिंता मत करो बाबा, मयूर ने आत्मविश्वास से कहा। मैं जंगलों में घूमने का आदी हूं। बूढ़े आदमी ने कुछ देर मयूर को गौर से देखा। ठीक है, उसने आखिर में कहा, लेकिन एक बात याद रखना, रात होने से पहले गांव पहुंचने की कोशिश करना। जंगल में अंधेरे के बाद कुछ भी हो सकता है। मयूर ने बूढ़े आदमी की चेतावनी को हल्के में लिया। वह उसे एक पिछड़े गांव का अंधविश्वास समझता था। बूढ़े आदमी के निर्देशों का पालन करते हुए वह एक संकरे रास्ते पर मुड़ गया जो जंगल की ओर जाता था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, वातावरण घना होता गया। पेड़ों की घनी छाया सूरज की रोशनी को रोक रही थी। हवा में एक मटमैली गंध भर गई, सड़ चुके पत्तों और नमी की गंध। जंगल की आवाजें भी तेज हो गईं, पक्षियों की चीखें, कीड़ों का सरसराहट और अज्ञात जानवरों की गुर्राहट। कुछ घंटों बाद मयूर को एहसास हुआ कि वह खो गया है। बूढ़े आदमी का दिया हुआ नक्शा बेकार साबित हुआ। उसने मोबाइल नेटवर्क खोजने की कोशिश की, लेकिन कोई संकेत नहीं मिला। घबराहट होने लगी। अचानक उसे सामने से एक महिला आती हुई दिखाई दी। वह खूबसूरत थी, लंबे काले बालों और चमकती हुई आंखों के साथ। उसने एक हल्के नीले रंग की साड़ी पहनी थी जो बारिश में भीगी हुई लग रही थी। आप खो गए हैं? महिला ने मयूर से पूछा। उसकी आवाज मीठी थी, जैसे बहती नदी की धारा। मयूर ने राहत की सांस ली। हाँ, उसने स्वीकार किया। क्या आप मुझे डोमझुरी गांव जाने का रास्ता बता सकती हैं? महिला मुस्कुराई। निश्चित रूप से, मैं खुद उसी गांव की रहने वाली हूं। आप मेरा पीछा करो। मयूर बिना किसी हिचकिचाहट के उसके पीछे चल पड़ा। जंगल का रास्ता और भी कठिन हो गया, घने पेड़ों और जंगली झाड़ियों से भरा हुआ। लेकिन महिला आसानी से चल रही थी, मानो वह जंगल की रानी हो। कुछ देर चलने के बाद अंधेरा तेजी से छा गया। सूरज जंगल के पीछे छिप चुका था और पेड़ों की घनी छाया ने चारों ओर अंधकार फैला दिया। मयूर को अब महिला का चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ उसकी नीली साड़ी की हल्की सी झलक दिख रही थी। हम जल्द ही गांव पहुंच जाएंगे, महिला ने पीछे मुड़े बिना कहा। उसकी आवाज अब थोड़ी सी खोखली लग रही थी। मयूर थकने लगा था। उसका पैर एक जड़ से टकराया और वह लड़खड़ा कर गिरा। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन अचानक उसे लगा कि जमीन कुछ अलग है। उसने ध्यान से देखा तो उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। जमीन समतल नहीं थी, बल्कि उबड़ खाबड़ थी। वह जमीन पर नहीं, बल्कि किसी के पैर के तलवे पर गिरा था। एक विशाल पैर का तलवा, जिसकी एड़ी आगे की तरफ और अंगूठा पीछे की तरफ था। मयूर चीख उठा, लेकिन उसकी चीख जंगल की आवाजों में खो गई। उसने ऊपर देखा तो महिला गायब हो चुकी थी। उसकी जगह एक भयानक प्राणी खड़ा था। ये एक लंबा दुबला जीव था, जिसका शरीर मानव जैसा था, लेकिन उसका एक पैर उल्टा था, एड़ी आगे की तरफ और अंगूठा पीछे की तरफ मुड़ा हुआ था। उसकी आंखें जलते हुए अंगारों की तरह चमक रही थीं और उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। यह अमानुष था, असम के जंगलों का खूंखार शिकारी। अमानुष ने एक भयानक गर्जना की, जिससे जंगल कांप उठा। मयूर सन्न रह गया, डर के मारे हिल भी नहीं पा रहा था। अमानुष धीरे धीरे मयूर की तरफ बढ़ने लगा। उसके हर कदम के साथ जमीन कांप रही थी। मयूर को अचानक बूढ़े आदमी की चेतावनी याद आई। रात होने से पहले गांव पहुंचने की कोशिश करना। जंगल में अंधेरे के बाद कुछ भी हो सकता है। अब बहुत देर हो चुकी थी। अमानुष मयूर के पास पहुंचा और अपने विशाल हाथ से उसे पकड़ लिया। मयूर चीखने लगा, दया की भीख मांगने लगा, लेकिन अमानुष बेरहम था। उसने मयूर को अपने कंधे पर फेंक लिया
और जंगल की गहराई में तेजी से चलना शुरू कर दिया। रात भर जंगल में भयानक आवाजें गूंजती रहीं। पेड़ हिल रहे थे, जानवर चीख रहे थे और कहीं दूर से मयूर की चीखें भी सुनाई दे रही थीं। सुबह होने तक सब कुछ शांत हो गया था। जंगल मानो किसी भयानक घटना को छुपा रहा हो। कुछ दिनों बाद जंगल में घूम रहे कुछ ग्रामीणों को एक नदी के किनारे एक भयानक दृश्य दिखाई दिया। मयूर की बाइक नदी के किनारे खड़ी थी और पास ही जमीन पर उसका क्षत विक्षत शव पड़ा था। उसका एक पैर उल्टा मुड़ा हुआ था, एड़ी आगे की तरफ और अंगूठा पीछे की तरफ। ग्रामीणों को पता चल गया था कि अमानुष ने एक और शिकार कर लिया है। उन्होंने मयूर के शव का अंतिम संस्कार किया और डोमजुरी गांव के लोगों को इस घटना के बारे में बताया। गांव में शोक का माहौल छा गया। बुजुर्ग लोग आपस में कह रहे थे कि अमानुष फिर से सक्रिय हो गया है। उन्होंने गांव के युवाओं को जंगल में अकेले जाने से सावधान किया। लेकिन मयूर की मौत का कोई गवाह नहीं था। सिर्फ जंगल की खामोशी और मयूर की चीखें ही अमानुष के अस्तित्व की भयावह गवाही दे रही थीं। कुछ समय बाद एक नया चेहरा डोमजुरी गांव में दिखाई दिया। उसका नाम अंजना था, एक महत्वाकांक्षी पत्रकार जो ग्रामीण भारत की कहानियां सुनाना चाहती थी। वह मयूर की मौत की खबर सुनकर गांव आई थी, इस रहस्य को उजागर करने के लिए। अंजना बुद्धिमान और जिज्ञासु थी। उसने गांव के लोगों से बात की, उनकी कहानियां सुनी और अमानुष के बारे में किंवदंतियों को इकट्ठा किया। उसे पता चला कि अमानुष एक आत्मा नहीं बल्कि एक मांसपेशियों वाला प्राणी है जो जंगल की गहराई में रहता है। वह अकेले यात्रियों को लालच देता है और फिर उन्हें अपना शिकार बना लेता है। गांव के मुखिया, एक बुजुर्ग व्यक्ति जिसका नाम रंजीत था, ने अंजना को चेतावनी दी। ये कहानी सिर्फ डराने के लिए नहीं है बेटी, उसने कहा। अमानुष असली है। वह जंगल का रक्षक है, लेकिन क्रोधित होने पर वह निर्दयी शिकारी बन जाता है। अंजना रंजीत की चेतावनी से विचलित नहीं हुई। वह दृढ़ थी कि इस रहस्य का पर्दाफाश करेगी। उसने जंगल में जाने की तैयारी की, एक स्थानीय गाइड अखिलेश को साथ लेकर। अखिलेश हालांकि अनिच्छुक था। मैं जंगल में नहीं जा सकता, उसने अंजना से इनकार किया। आपको अमानुष के बारे में क्या पता है? वह एक क्रूर दानव है। लेकिन अंजना अडिग थी। आखिरकार अखिलेश को उसके आग्रह के आगे झुकना पड़ा। उन्होंने जंगल में प्रवेश किया, मयूर के शव के पाए जाने वाले स्थान की ओर। जंगल पहले से भी गहरा और अधिक भयानक लग रहा था। सूर्य की किरणें पेड़ों की घनी छाया को भेद नहीं पा रही थी। हर आहट, हर सरसराहट उन्हें चौंका देती थी। अखिलेश लगातार पीछे मुड़कर देख रहा था, मानो किसी अदृश्य खतरे से बचने की कोशिश कर रहा हो। कुछ घंटों की यात्रा के बाद वे उस स्थान पर पहुंच गए जहां मयूर का शव पाया गया था। नदी अभी भी शांत बह रही थी, मानो कुछ हुआ ही ना हो। अचानक अंजना को जमीन पर एक अजीब निशान दिखाई दिया। ये एक विशाल पैर के निशान जैसा था, लेकिन एड़ी आगे की तरफ और अंगूठा पीछे की तरफ मुड़ा हुआ था। वह ठिठक गई। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। अखिलेश ने उसका कंधा पकड़ा। चलो वापस चलते हैं, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। लेकिन अंजना हिली नहीं। वह उस निशान की जांच करना चाहती थी। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी, अखिलेश के विरोध को अनदेखा करते हुए। अचानक एक तेज हवा चली और पेड़ जोर से हिलने लगे। जंगल में अंधेरा छा गया, मानो सूरज अचानक अस्त हो गया हो। अंजना और अखिलेश चारों ओर देखने लगे, दहशत से ग्रस्त। एक भयानक गर्जना जंगल में गूंज उठी। जमीन कांपने लगी और पेड़ों की टहनियां टूटने लगी। अंजना और अखिलेश अपनी आंखों के सामने आने वाले भयानक दृश्य से घबरा गए। अमानुष उनके सामने खड़ा था। उसकी आंखें जलते हुए अंगारों की तरह चमक रही थी। वह अंजना की ओर बढ़ने लगा। हर कदम के साथ जमीन हिल रही थी और पेड़ उसकी दहशत से झुक रहे थे। अखिलेश चीख उठा और भागने लगा, लेकिन अंजना जमीन पर जड़ हो गई। डर के मारे हिल भी नहीं पा रही थी। अमानुष अंजना के पास पहुंचा और उसका विशाल हाथ उसके कंधे पर रख दिया। अंजना की चीख गले में अटक गई। उसने आंख बंद कर ली, मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगी। लेकिन कुछ हुआ नहीं। धीरे से उसने आंखें खोली। अमानुष अब भी उसके सामने खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में गुस्से की जगह एक अजीब सी उदासी झलक रही थी। उसने धीमे स्वर में कुछ बुदबुदाया जो अंजना समझ नहीं पाई। फिर उसने अंजना की ओर एक इशारा किया, जमीन पर पड़े उस विशाल पैर के निशान की ओर।
अंजना को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। क्या अमानुष उस पर हमला नहीं करेगा? क्या वह उसे छोड़ देगा? उसी क्षण आकाश फटा और तेज बारिश होने लगी। अंजना सिर झुकाकर बारिश से बचने की कोशिश कर रही थी। तभी उसने महसूस किया कि अमानुष नमस्कार चला दोस्त। गया है। जंगल में फिर से सन्नाटा छा गया। सिर्फ बारिश की बूंदों की आवाज सुनाई दे रही थी। कुछ देर बाद जब बारिश थोड़ी कम हुई तो अंजना ने अखिलेश को ढूंढना शुरू किया। वह जंगल में जोर से पुकारने लगी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। घबराकर उसने अखिलेश का नाम पुकारते हुए जंगल का चक्कर लगाया, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। अंधेरा होने लगा था और अंजना अब और भी ज्यादा डर गई। वो वापस गांव की तरफ लौटने का रास्ता ढूंढने लगी, लेकिन जंगल का रास्ता सब उलझा हुआ लग रहा था। घंटों भटकने के बाद भी वह गांव नहीं पहुंच पाई थी। थक कर चूर और हताश होकर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। आंसू रोक पाना मुश्किल हो रहा था। क्या वह यहां मर जाएगी? क्या कोई उसे ढूंढने भी आएगा? अचानक उसने कुछ सुना, सूखी पत्तियों के सरसराहट की आवाज। वह चौकन्नी हो गई और आवाज की तरफ देखा। पेड़ों के झुरमुट से एक महिला निकली। वह वही खूबसूरत महिला थी जिसे मयूर ने जंगल में देखा था। वह नीली साड़ी पहने थी जो अब बारिश में भीगी हुई थी। खो गई हो? महिला ने मीठी आवाज में पूछा। अंजना को संदेह हो, लेकिन डर के मारे कुछ बोल नहीं पाई। चिंता मत करो, महिला ने उसे दिलासा दिया। मैं तुम्हें गांव का रास्ता दिखा दूंगी। अंजना हिचकिचाई, लेकिन उसे पता था कि गांव वापस जाने के लिए उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। उसने महिला का पीछा करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वे जंगल में गहराई में जाते थे, अंजना को लगने लगा कि महिला उसे उसी रास्ते पर ले जा रही है जिस पर वह पहले आ चुकी थी। उसका मन चिंता से भर गया। अचानक अंजना को जमीन पर एक विशाल पैर का निशान दिखाई दिया। ये वही निशान था जो उसने पहले देखा था, एड़ी आगे की तरफ और अंगूठा पीछे की तरफ मुड़ा हुआ। वह रुक गई और महिला की तरफ घूमी। मैं कहाँ जा रही हूँ? उसने डरते हुए पूछा। महिला मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ खोखलापन था। डरने की कोई बात नहीं, उसने कहा। तुम जल्द ही अपने गंतव्य पहुंच जाओगे। अंजना को महिला की आवाज में अब वह मिठास नहीं लग रही थी, बल्कि एक भयानक खामोशी थी। वह समझ गई थी कि यह महिला कोई और नहीं बल्कि अमानुष का भ्रम था। असली अमानुष अंजना को गांव वापस नहीं ले जा रहा था, बल्कि उसे अपने ही जाल में फंसा रहा था। अंजना ने भागने का फैसला किया। वह महिला के विपरीत दिशा में जंगल में घुसी। पेड़ों और झाड़ियों को चीरते हुए वह जितनी तेजी से दौड़ सकती थी दौड़ती रही। कांटे उसके कपड़ों को फाड़ रहे थे और टहनियां उसके चेहरे को खरोंच रही थी, लेकिन वह रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उसे पीछे से भारी कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। अमानुष उसका पीछा कर रहा था। अंजना जानती थी कि वह उससे तेज नहीं दौड़ सकती, लेकिन हार मानने को तैयार नहीं थी। कुछ ही देर में उसकी सांस फूलने लगी और पैर थकने लगे। वह एक बड़े से पेड़ के पास पहुंची और तेजी से चढ़ने लगी। आखिरकार सांसें थमने लगीं तो वह एक मोटी शाखा पर बैठ गई। नीचे जमीन पर अमानुष खड़ा था। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं। वह पेड़ के तने को हिलाने लगा, जिससे अंजना जोर से चिल्लाई। पेड़ हिल रहा था, मानो कभी भी गिर जाएगा। अचानक अंजना को याद आया कि उसने अपनी जेब में एक छोटा कैमरा रखा था। उसने जल्दी से उसे निकाला और अमानुष की तस्वीर ले ली। फ्लैश की तेज रोशनी के बाद अमानुष एक जोर का चीख उठा। वह पीछे हट गया, मानो रोशनी ने उसे जला दिया हो। अंजना को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन उसने मौका का फायदा उठाया। उसने एक मजबूत बेल पकड़ी और पेड़ से नीचे उतरने लगी। जमीन पर पहुंचते ही वह फिर से भागने लगी। इस बार उसने जंगल के बाहर की तरफ दौड़ लगाई। कुछ समय बाद पेड़ों का घना जंगल कम होने लगा और उसने दूर से गांव की रोशनी देखी। आशा की एक किरण उसके दिल में जगी। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर दौड़ती रही। आखिरकार वह गांव के बाहर खेतों तक पहुंच गई। थकावट से उसका शरीर जवाब दे रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह गांव की तरफ लौटती रही। कुछ ग्रामीणों ने उसे देखा और दौड़कर उसके पास आए। वे उसे गांव में ले गए और उसकी देखभाल की। अंजना बुरी तरह घायल थी, लेकिन जिंदा थी। उसने ग्रामीणों को जंगल में हुए अनुभव के बारे में बताया। उसने उन्हें अमानुष की तस्वीर भी दिखाई। ग्रामीणों को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि वह जंगल में भटकते समय किसी भ्रम का शिकार हो गई है। आखिरकार
आमानुष सिर्फ एक डरावनी कहानी थी, लेकिन कुछ दिनों बाद गांव में फिर से अफरा तफरी मच गई। अखिलेश का शव जंगल के किनारे मिला। उसका एक पैर उल्टा मुड़ा हुआ था, एड़ी आगे की तरफ और अंगूठा पीछे की तरफ। इस बार ग्रामीणों को भी समझ आ गया कि आमानुष एक कहानी नहीं बल्कि एक भयानक सच है। उन्होंने अंजना से माफी मांगी और उससे आग्रह किया कि वह जल्द से जल्द गांव छोड़ दे। अंजना गांव छोड़ने के लिए तैयार हो गई। वह इस भयानक जगह से दूर जाना चाहती थी, लेकिन जाते समय उसने ग्रामीणों को चेतावनी दी। आपको लगता है आप इस जंगल को नियंत्रित कर सकते हैं, इसे अपनी सीमाओं में रख सकते हैं, लेकिन आप गलत हैं। आमानुष यहाँ का रक्षक है, जंगल का संतुलन बनाए रखने वाला। आप जितना जंगल में कदम रखेंगे उतना ही आप उसके गुस्से को जगाएंगे। अंजना टैक्सी में बैठ गई और हमेशा के लिए डोमजुरी गांव को पीछे छोड़ दिया। गाड़ी दूर जाते हुए धीरे धीरे जंगल के कोहरे में गुम होती गई। उसने कैमरे की तस्वीरें देखी। उसमें एक धुंधली आकृति दिखाई दे रही थी, एक विशाल प्राणी का खूंखार रूप। ये सबूत था, आमानुष का एकमात्र सबूत, लेकिन क्या कोई उस पर विश्वास करेगा? अंजना को पता नहीं था कि उसकी कहानी दुनिया के सामने आएगी या नहीं, लेकिन उसे एक बात का पक्का यकीन था। असम के जंगलों में अंधेरे में आमानुष का खतरा अभी भी बना हुआ है। वह उन लोगों का इंतजार कर रहा है जो अनजाने में उसकी सीमाओं का उल्लंघन करते हैं, ताकि उन्हें जंगल के भयानक रहस्य का हिस्सा बना सके। कोलकाता की आर्द्र गर्मी हवा में घुलकर सांस ले रही थी। आकाश में काले बादल गर्जना कर रहे थे, मानो किसी पुराने भेद को उजागर करने के लिए बेचैन हो। विक्रम, एक 30 वर्षीय वास्तुकार, अपने दिवंगत चाचा की विशाल औपनिवेशिक हवेली के सामने खड़ा था। चाचा अविनाश एक अकेले रहने वाले सनकी व्यक्ति थे, जिनका विक्रम से कभी ज्यादा लेना देना नहीं रहा। उनके अचानक निधन के बाद वकील ने विक्रम को हवेली का एकमात्र उत्तराधिकारी घोषित किया। हवेली धूल और मकड़ी के जालों से ढकी थी। कांच के टूटे झरोकों से अतीत की कहानियां झांकती लगती थी। विक्रम ने गहरी सांस ली और भारी लकड़ी के दरवाजे को धक्का दिया। अंदर का अंधकार घना था। एक लंबी कर्कश चीख ने हवेली की खामोशी तोड़ी। विक्रम चौंक गया। क्या वह उसकी कल्पना थी? वह आगे बढ़ा, लालटेन जलाकर हॉल को रोशन किया। हॉल विशाल था। ऊंची छत से एक भव्य झूमर लटका हुआ था। फटी हुई तस्वीरें दीवारों पर लगी थीं, जिनमें अजनबी चेहरे मुस्कुरा रहे थे। धूल से ढके फर्नीचर पुराने जमाने की विलासिता की दास्तान बयां कर रहे थे। अचानक उसकी नजर एक आकार पर पड़ी जो हॉल के कोने में एक सफेद चादर से ढका हुआ था। विक्रम धीरे से चादर हटाया। उसके सामने एक विशाल दर्पण प्रकट हुआ। यह प्राचीन लग रहा था, सोने के फ्रेम में जड़ा हुआ। इसकी सतह साफ और चमकदार थी। जैसे ही विक्रम ने उसमें झांका, एक अजीब सी ठंड उसके शरीर में दौड़ गई। क्षण भर के लिए दर्पण में उसका चेहरा विकृत हो गया, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे बिगाड़ने का प्रयास कर रही हो। विक्रम हतप्रभ होकर पीछे हट गया। यह क्या था? क्या यह सिर्फ उसकी कल्पना का खेल था? उसने फिर दर्पण में देखा। इस बार उसका अपना चेहरा ही दिखा। थोड़ा सावधान जरूर था। उसने दर्पण को साफ करने का फैसला किया। जैसे ही उसने कपड़े से सतह को छुआया, एक और चीख हवा में गूंज उठी। इस बार यह तेज और करीब से आ रही थी। विक्रम घबरा गया। वह चारों ओर घूमने लगा, चीख का स्रोत खोजने की कोशिश में, लेकिन हॉल खाली था। हवा में सिर्फ धूल के कण नाच रहे थे। शायद यह पुरानी हवेली की आवाजें थीं, उसने खुद को समझाया। उसने जल्दी से दर्पण को साफ किया और हवेली के दूसरे हिस्सों को देखने के लिए निकल पड़ा। हवेली कई कमरों से भरी थी। हर कोने में भूतकाल की कहानी छुपी थी। कुछ कमरे जर्जर थे, कुछ तालों में बंद। एक कमरे में उसे एक पुरानी डायरी मिली। यह उसके दिवंगत चाचा की थी। उसने डायरी खोली और पढ़ना शुरू किया। डायरी में लिखा था, वर्ष 1890। आज मुझे एक खास चीज मिली है, एक प्राचीन दर्पण जो एक जहाज से बरामद हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि यह जादुई शक्तियों से युक्त है। विक्रम डायरी पढ़ता रहा। चाचा अविनाश के शब्दों ने उसे अतीत की एक भयानक कहानी में खींच लिया। दर्पण को जहाज से बरामद करने के बाद अविनाश के परिवार में अजीब घटनाएं होने लगीं। बीमारियां, दुर्घटनाएं और अचानक मौतें, सब कुछ दर्पण लाने के बाद शुरू हुआ। डायरी में लिखा था कि अविनाश को विश्वास हो गया था कि दर्पण किसी अभिशाप से ग्रस्त है।
उसने दर्पण को तहखाने में छिपाने का फैसला किया। उम्मीद है कि उसकी शक्ति कम हो जाएगी। डायरी अचानक खत्म हो गई। विक्रम निराश था। उसका चाचा दर्पण के रहस्य को पूरी तरह से सुलझा पाने से पहले ही मर गया। लेकिन अब विक्रम को समझ में आ गया था, यह दर्पण ही था जो उसे परेशान कर रहा था। रात होते होते हवेली का माहौल और भी भयानक हो गया। हवा में ठंडक बढ़ गई और अजीब सी आवाजें गूंजने लगी। विक्रम डर से कांप रहा था। वह हॉल में वापस गया, दर्पण के सामने खड़ा हो गया। उसने देखा कि दर्पण में उसका चेहरा फिर से विकृत हो गया है। उसकी आंखें खाली और डरावनी थी। अचानक दर्पण में एक धुंधली आकृति दिखाई दी। ये एक युवती थी, सफेद पोशाक पहने। उसके चेहरे पर गहरा दुख था। वह विक्रम की ओर देख रही थी, मानो उससे मदद मांग रही हो। विक्रम का दिल दहल गया। क्या यह आत्मा दर्पण में कैद थी? आत्मा बोलने लगी। उसकी आवाज फुसफुसाहट जैसी थी। मुझे बचाओ, मुझे मुक्त करो। विक्रम हक्का बक्का रह गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। क्या यह सब उसका भ्रम था या यह भूतकाल का कोई भयानक सच था? रात भर विक्रम सो नहीं सका। दर्पण में कैद आत्मा की छवि और उसकी पुकार उसके दिमाग में घूमती रही। सुबह होते ही विक्रम ने फैसला किया कि वह किसी की मदद लेगा। वह अपने बचपन के मित्र अभिषेक, जिसे पुराने शहर के रहस्य और किंवदंतियों का अच्छा ज्ञान था, से संपर्क किया। अभिषेक विक्रम की कहानी सुनकर चौंक गया। ये वही दर्पण तो नहीं है जिसके बारे में मैंने सुना है? उसने पूछा। एक ऐसा दर्पण जो आत्माओं को कैद कर लेता है? विक्रम ने सिर हिलाया। अभिषेक ने बताया कि कोलकाता के अतीत में ऐसे एक दर्पण की कहानी प्रचलित है। माना जाता है कि एक अंग्रेज व्यापारी ने इसे भारत लाया था, लेकिन उस दर्पण से जुड़ी बुरी शक्तियों के कारण उसका पूरा परिवार नष्ट हो गया। अभिषेक ने विक्रम को एक बूढ़े तांत्रिक के बारे में बताया जो इस तरह की अलौकिक घटनाओं का जानकार था। वे दोनों तांत्रिक के पास गए। तांत्रिक ने उनकी कहानी सुनने के बाद उन्हें बताया कि दर्पण को नष्ट करना ही एकमात्र उपाय है, लेकिन यह आसान नहीं होगा। दर्पण किसी मंत्र से सुरक्षित है। उसे तोड़ने के लिए एक विशेष अनुष्ठान की आवश्यकता होगी। तांत्रिक ने उन्हें आवश्यक सामग्री इकट्ठी करने में मदद की। जड़ी बूटियां, मंत्रों से युक्त तांत्रिक पाठ और एक विशेष हथौड़ा। अनुष्ठान रात में किया जाना था, पूर्णिमा की रात को, जब चांद की रोशनी सबसे तेज हो। कुछ दिनों की व्यस्तता के बाद पूर्णिमा की रात आ ही गई। हवा में एक अजीब सी सनसनाहट थी, मानो प्रकृति स्वयं इस निर्णायक रात की गवाह बनने को तैयार हो। विक्रम और अभिषेक हवेली के हॉल में इकट्ठा हुए, तांत्रिक के निर्देशों का पालन करने के लिए तैयार। हॉल के केंद्र में दर्पण रखा गया था। चांद की रोशनी सीधे उसकी सतह पर पड़ रही थी। तांत्रिक ने अनुष्ठान शुरू किया। उसने संस्कृत के जटिल मंत्रों का जाप किया। हवा में धूप की सुगंध भर गई। विक्रम और अभिषेक ने तांत्रिक का साथ दिया। उनकी आवाजें कम कम कमरों में गूंजने लगी। अचानक हवेली में हवा का झोंका चला। चीख पुकार की आवाजें गूंजने लगी। कमरों में रखे सामान हिलने लगे, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन पर हमला कर रही हो। दर्पण में अशांति छा गई। युवती की आत्मा बेचैनी से तड़प रही थी। कमरे का तापमान तेजी से कम हो गया। हवा में जमी हुई बर्फ जैसी ठंडक फैल गई। तांत्रिक ने विक्रम को आदेश दिया, हथौड़े को उठाओ, दर्पण को चकनाचूर कर दो। विक्रम कांपते हाथों से हथौड़ा उठाया। दर्पण की सतह पर चमकती चांदनी उसके मन में संदेह पैदा कर रही थी। क्या वह वाकई इसे तोड़ सकता था? क्या वह उस आत्मा को मुक्त कर सकेगा या उसे और भी बुरा परिणाम भुगतना होगा? अचानक दर्पण में युवती की आकृति और स्पष्ट हो गई। उसने विक्रम की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने धीमे से कहा, मुझे मत तोड़ो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। विक्रम हतप्रभ था। क्या उसकी समझ में भ्रम था? क्या यह आत्मा बुरी नहीं थी? तांत्रिक ने जोर से चिल्लाया, संकोच मत करो, दर्पण को तोड़ दो। विक्रम के हाथ हवा में लटक गए। अचानक कमरे में एक भयानक गर्जना गूंज उठी। हवा में एक भयानक आकृति प्रकट हुई। यह एक विशालकाय सर्प था जिसकी आंखें आग की तरह जल रही थी। यह सर्प दर्पण से निकलकर उनके सामने खड़ा हो गया। सांप अपने विशाल फन को फैलाकर फुफकार रहा था। तांत्रिक घबराकर पीछे हट गए। अभिषेक जमीन पर गिर पड़ा, भय से कांप रहा था। विक्रम अकेला खड़ा था, हथौड़ा उसके हाथ में कसकर जकड़ा हुआ था। सांप ने विक्रम की ओर लपकाया। विक्रम ने बमुश्किल से खुद को बचाया।
उसने देखा कि सर्प का लक्ष्य दर्पण को तोड़ना था। यह दर्पण से बंधना नहीं चाहता था। विक्रम को समझ में आ गया, यह आत्मा सर्प को दर्पण में कैद कर रही थी, उसे दुनिया में वापस आने से रोक रही थी। विक्रम ने फैसला किया कि वह तांत्रिक के निर्देशों का पालन नहीं करेगा। वह दर्पण को नहीं तोड़ेगा, इसके बजाय वह आत्मा को मुक्त करने का रास्ता खोजेगा। उसने दर्पण के सामने खड़े होकर युवती की आत्मा से बात की। तुम कौन हो? तुम इस सर्प को कैद क्यों कर रही हो? युवती का चेहरा उदासी से भर गया। मैं सोनिया हूं, उसने कहा। सोनिया ने अपनी कहानी बताई। वह एक अंग्रेज व्यापारी की बेटी थी जिसने वही दर्पण लाया था। उसके पिता ने एक तांत्रिक से सौदा किया था। तांत्रिक ने सर्प को दर्पण में कैद कर दिया था, जो व्यापारी के व्यापार में सफलता लाने के लिए बुरी आत्माओं को नियंत्रित करता था। लेकिन सर्प बहुत शक्तिशाली था। इसने तांत्रिक को मार डाला और धीरे धीरे व्यापारी के परिवार को भी नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। सोनिया के माता पिता की मृत्यु हो गई और वह खुद दर्पण के सामने मर गई थी। उसकी आत्मा दर्पण में फंस गई थी, सर्प को वापस लौटने से रोकने के लिए संघर्ष कर रही थी। विक्रम को सोनिया की पीड़ा समझ में आ गई। उसने उससे वादा किया कि वे सर्प को नष्ट कर देगा और उसे मुक्ति दिलाएगा। सोनिया ने बताया कि सर्प कमजोर होता है जब चांद की रोशनी उस पर नहीं पड़ती है। विक्रम ने एक योजना बनाई। उसने अभिषेक को बुलाया और उसे समझाया। अभिषेक ने तुरंत मदद करने के लिए हामी भर दी। वे दोनों मिलकर हवेली के एक कोने में गए जहां चांद की रोशनी नहीं पहुंचती थी। उन्होंने वहां जल्दी से एक छोटा सा मंत्र जप किया जो तांत्रिक ने उन्हें सिखाया था। मंत्र से हवा में एक काला पर्दा बन गया जो चांद की रोशनी को रोक रहा था। जैसे ही चांद की रोशनी सर पर नहीं पड़ी, वह कमजोर पड़ने लगा। उसके फन का आकार कम हो गया और उसकी आंखों की चमक फीकी पड़ गई। विक्रम ने इस मौके का फायदा उठाया। उसने हथौड़े को उठाया और जोर से सर्प के सिर पर वार किया। सर्प चीख उठा और तड़पने लगा। अभिषेक ने जल्दी से तांत्रिक पाठ का जाप करना शुरू कर दिया। मंत्रों की शक्ति से कमरे में एक सुनहरी रोशनी भर गई। यह सर्प के लिए असहनीय था। वह कमजोर होता गया और धीरे धीरे दर्पण में वापस जाने लगा। सोनिया की आत्मा भी तड़प रही थी। वह सर्प के साथ दर्पण में खींची जा रही थी। विक्रम ने उससे चिल्लाकर कहा, मुझे जाने दो, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। विक्रम ने एक और जोरदार वार किया, इस बार दर्पण पर। दर्पण तेज धमाके के साथ चकनाचूर हो गया। उसी क्षण सर्प दर्पण के टुकड़ों के साथ अंधकार में गायब हो गया। सोनिया की आत्मा भी चमकी और एक सफेद रोशनी में तब्दील हो गई। रोशनी ने कमरे को भर दिया और फिर धीरे धीरे कम होने लगी। अंत में वहां कुछ नहीं बचा सिवाय टूटे हुए दर्पण के टुकड़ों के, जो अब किसी साधारण कांच के अलावा कुछ नहीं थे। सोनिया की आत्मा मुक्त हो गई थी। सुबह होते होते हवेली का माहौल बदल गया था। भारीपन और डर का एहसास गायब हो चुका था। हवा साफ और ताज़ा थी, मानो किसी बुरे सपने का साया हट गया हो। विक्रम और अभिषेक कमज़ोर महसूस कर रहे थे, लेकिन राहत से भरे हुए थे। उन्होंने रात भर चली लड़ाई में अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। कुछ दिनों बाद विक्रम ने हवेली को साफ किया और पुराने सामानों को छांटना शुरू किया। एक पुस्तकालय के कमरे में उसे एक पुरानी किताब मिली। किताब का शीर्षक था तांत्रिक क्रियाएं। उसे किताब खोलते ही सोनिया की आवाज़ सुनाई दी। विक्रम, उसने कोमल स्वर में कहा, यह वही किताब है जिसकी तांत्रिक को तलाश थी। इसमें दर्पण को शुद्ध करने का मंत्र भी लिखा है। विक्रम चौंक गया। क्या इसका मतलब यह है कि सोनिया अभी भी आसपास थी? उसने किताब खोली और मंत्रों को पढ़ना शुरू किया। किताब में बताया गया था कि अगर दर्पण को शुद्ध कर दिया जाए तो उसमें कैद आत्मा को स्वर्ग में जाने में मदद मिल सकती है। विक्रम को लगा कि उसे सोनिया की आत्मा को शांति दिलाने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उसने तांत्रिक से संपर्क किया और उसे किताब के बारे में बताया। तांत्रिक ने बताया कि शुद्धिकरण का अनुष्ठान जटिल है, लेकिन वह विक्रम की मदद करने के लिए तैयार है। कुछ दिनों की तैयारी के बाद उन्होंने हवेली के आंगन में अनुष्ठान किया। मंत्रों का जाप, अग्नि की लपटें और हवा में उड़ने वाली पंखुड़ियां। वातावरण अलौकिक था। जैसे ही अनुष्ठान पूरा हुआ, एक सफेद रोशनी हवेली के ऊपर चमकी और फिर आकाश में विलीन हो गई। विक्रम को पता था कि सोनिया की आत्मा अब शांति से सुखी है। कुछ समय बाद विक्रम ने हवेली को एक कला दीर्घा में बदलने का फैसला किया।
कोलकाता के कलाकारों को अपना काम प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करना